जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही दोस्तों। इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है कहाँ पे आयोजित किया जाता है? हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में या नासिक में? तो एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो सोनपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? सोनपुर में आयोजित किया जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। तो सोनपुर पशु मेला जो है कब मनाया जाता है? तो सोनपुर जो पशु मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को कब मनाया जाता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को ये जो मेला है ये आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, अब बात करें यहीं पे तो और कहाँ पे मनाया जाता है? ये गंगा नदी के संगम पर ये मनाया जाता है। गंगा नदी के संगम तट पर जो है वो मनाया जाता है। गंगा नदी को बिहार में किस नाम से जानते हैं? तो बिहार में गंडक नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, बिहार के सोनपुर में नवंबर और दिसंबर के महीने में ये मेला जो है आयोजित किया जाता है। सोनपुर जो है मेला है वो कब आयोजित किया जाता है? नवंबर और दिसंबर के महीने में इसका आयोजन होता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों एक और नाम कहते हैं, इसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी इसको जाना जाता है। हरिहर क्षेत्र मेला भी इसको कह सकते हैं, कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। अब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, आग्नेयाशय है, पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और बात करें तो सबसे भारी आंतरिक अंग भी है। सबसे भारी आंतरिक अंग अगर कहें तो सबसे भारी आंतरिक अंग भी कौन सा है? यकृत है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और सबसे भारी आंतरिक अंग भी क्या है? यकृत है। यकृत मुख्य रूप से भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। यकृत का काम क्या होता है? यकृत जो होता है मुख्य रूप से भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है और इसमें एक पाचन किण्वन जो पित्तरस निकलता है, इसमें से पित्तरस निकलता है जो वसा के विघटन में मदद करता है। यकृत से पित्तरस का निकास होता है जो कि वसा के विघटन में मदद करता है। पीलिया यकृत की एक आम बीमारी। दोस्तों अगर बात करें तो यकृत से रिलेटेड पीलिया जो है यकृत की एक आम या कह सकते हैं एक नॉर्मल बीमारी है जिसके कारण त्वचा जो है वो पीली पड़ जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अधिगम के कौन से सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन जो है वो आधारित है। यहाँ पे अधिगम के कई सिद्धांत दिए गए हैं, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त या वैश्विक से समान, अज्ञात से ज्ञात। तो इसमें कौन सा सिद्धांत पे पर्यावरण जो है वो आधारित है? तो बात करें हम, पर्यावरण अध्ययन एक प्रकार का बहुविषयक विषय है जो कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में शिक्षार्थियों के जागरूकता के विकास से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें कि अधिगम का सिद्धांत क्या है, तो अधिगम के सिद्धांत अधिगम को अधिक व्यवहारिक और सार्थक बनाने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करते हैं और ये व्यवहारिक और व्यापक शिक्षण नियम हैं जो कि इसकी पुष्टि करते हैं। बता दें यहाँ पे कि अधिगम के सिद्धांत जिनका ईवीएस में अनुसरण किया जाता है। मूर्त से अमूर्त, किसका? मूर्त से अमूर्त सिद्धांत का जो है ईवीएस में अनुसरण किया था। क्यों? मूर्त चीज़ों के बारे में पढ़ाना शुरू करना चाहिए जिसे हम देख और छू सके। मूर्त चीज़ें वो होती हैं जिसे हम देख और छू सकते हैं और शिक्षक जो है अमूर्त धाराओं की कल्पना में छात्रों की मदद करने के लिए मॉडल, फोटो और अन्य दृश्य सामग्रियों को प्रदर्शित करके एक रणनीति को नियोजित करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो बच्चों जो कुछ भी जानते हैं वह नई जानकारी से संबंधित होना चाहिए। जब हम नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं तो अधिगम स्पष्ट और अधिक जो है सटीक हो जाता है। तो हम यहाँ पे दोस्तों एक ऐसे निष्कर्ष पहुँचते हैं, बता दें आप सभी को कि ईवीएस में अधिगम के मूर्त से अमूर्त सिद्धांत का जो है अनुसरण करता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों
यहाँ पूछा रहा है कि बच्चों को के द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है। कथाओं, कहानियों, शिक्षकों द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या के द्वारा, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण द्वारा। तो बच्चों को किसके द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है? तो यहाँ पे हम बात करें तो बच्चों को प्रभावी ढंग से कथाओं और कहानियों के माध्यम से, कथाओं और कहानियों दोनों के ही माध्यम से ईवीएस में कि अधिगम में संलग्न लगाया जा सकता है। बता दें कि ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावी उपकरण है। दोनों ही क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावी उपकरण है जो बच्चों के पढ़ने के विकल्प को व्यापक बनाते हैं। बच्चों द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस सीखने में संलग्न करने के लिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में शिक्षण की एक विधि के रूप में कथाओं और कहानियों का जो है उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। कारण क्या है? बच्चों में कल्पनाशील और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। इससे बच्चे के शब्दावली सुनने और महत्वपूर्ण सोच कौशल में वृद्धि होती है। बच्चों को अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर अर्थ निर्माण करने में भी सक्षम बनाया जाता है। किसके माध्यम से? कथाओं और कहानियों के माध्यम से। तो बच्चों को कथाओं कहानियों के द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस सीखने में संलग्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और अगर हम बात करें तो सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि ईवीएस में समूहों में काम करते समय शिल्प और कलाओं को सीखना प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि पहला है कि कक्षा के अनुशासनहीनता की समस्या से निपटने के लिए शिक्षकों के लिए समूह शिक्षण आसान और बहुत प्रभावी रणनीति है। समूह शिक्षण सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। समूह शिक्षण में सामाजिक संपर्क में सुधार होता है। समूह शिक्षण जो होता है समय में ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करने पर मदद करता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम बात करें तो ईवीएस में समूह में कार्य करते समय शिल्प और कलाओं को सीखना जो है प्रोत्साहित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि समूह शिक्षण एक ऐसी विद्या है या एक ऐसा साधन है जिसमें छात्र का सहयोगात्मक रूप से कार्य करते और सक्रिय शिक्षण में शामिल होते हैं। यह एक साथ काम करके सीखने को सार्थक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ईवीएस में समूहों में काम करते समय शिल्प और कलाओं को सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि समूह शिक्षण सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देता है, सामाजिक संपर्क को बेहतर करता है। देखिए समूह शिक्षण जो है सहपाठी अधिगम को क्या करता है? बढ़ावा देता है और समूह शिक्षण से सामाजिक संपर्क में क्या होता है? सुधार होता है। सभी बच्चों की भागीदारी क्या होती है? सुनिश्चित करता है और बुद्धिशीलता और महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ाता है। अधिकतम बच्चों के सहकार्य और सहयोग की अनुमति जो है वो देता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब है बी और सी इसका राइट जवाब है क्योंकि समूह शिक्षण जो होता है सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ ही समूह शिक्षण से सामाजिक संपर्क में भी क्या होता है? सुधार आता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए जीवों पर विचार करना है। यहाँ पे कुछ जीव दिए गए हैं, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कौवा। उन जीवों को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल। तो इसमें दोस्तों कछुआ, मछली, घड़ियाल सभी क्या है? जलीय जीव हैं। और जबकि यहाँ पे जो कौवा है, कौवा क्या है? एक स्थलीय जीव है या कह सकते हैं कि कौवा एक कोरबस वंश का एक पक्षी है। ठीक है, मछली, कछुआ, घड़ियाल, बत्तख सभी जलीय जानवर हैं और जल जैसे तालाब, दलदल, झीलें, नदियाँ, महासागर जली में निवास करते हैं। ठीक है, और ये त्वचा के माध्यम से जल में घुली ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं जिसे गलफड़े के माध्यम से सभी जो कछुआ हुआ, मछली हुआ सभी क्या करते हैं दोस्तों? बता दें आप सभी को, गलफड़े के द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर रखना चाहिए? इसमें किसको जो है बच्चों के आकलन से दूर रखना चाहिए? ठीक है, बात करें अगर हम तो यहाँ पे बच्चों के ऊपर उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए हमने जो सीखा है वह चर्चा करें। आकलन के लिए संकेतक का उपयोग करें। बच्चों के सीखने का गुणात्मक मूल्यांकन।
तो किस चीज़ से, देखिए बच्चों के आकलन करते समय दूर करना चाहिए किसको, बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, इस चीज़ से बिल्कुल जो है दूर रहना चाहिए, दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। अब इस प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक हो सकता है। आकलन का जो है संकेतक इसमें से क्या हो सकता है। ठीक है, कि सहयोग करना, स्मरण करना, पेपर पेंसिल, प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तक। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का जो है वो सहयोग हो सकता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों कमेंट करके आपको इसका उत्तर जो है वो आपको देना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम बात करते हैं आगे जो है अगला प्रश्न। इसमें पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति जो है झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रजातियों कौन सी पक्षी ऐसी है जो कि अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, तो यहाँ पे उत्तर आता है मैना। मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। मैना होती क्या, मैना मध्यम कद की होती है और उसके पैर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। मैना पक्षी का वैज्ञानिक नाम अगर बात करें तो एक्रिडोथ्रेसिस ट्रिस्टिस इसका नाम होता है। और ये यहाँ तक कि जो मनुष्य के सेम टू सेम आवाज़ की पूरी कॉपी करते हैं दोस्तों या नकल करते हैं। मैना सारिका कुल की एक प्रजाति या पक्षी होती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि उल्लू के बारे में, तो उल्लू एक रात्रिचर प्राणी होता है या रात्रिचर पक्षी है और ये रात में जागते हैं और ये हर चीज़ को काले और सफ़ेद रूप में देखते हैं। और बात करें तो ये प्रश्न कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक जो है घुमा सकता है। तो ये कला सिर्फ किस में होती है दोस्तों, उल्लू में होती है कि उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक जो है घुमा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। कहा गया है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो यहाँ पे घरों की विशेषताएं बतानी है कि जहाँ पे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो हर क्षेत्र में अलग अलग घर होता है। आप सभी पता है दोस्तों, जहाँ की जैसी जलवायु होगी, जहाँ का जैसा मौसम होगा, वहाँ पे उस प्रकार के घर जो है उनका निर्माण किया जाएगा। तो घर का प्रकार जो होता है क्षेत्र की जलवायु या परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी रहने वाली हैं, या कह सकते हैं घर जो है विशेष रूप से लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप जो है वो बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि बांस के घरों पर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले जो हैं वो घर होते हैं। तो बिल्कुल जहाँ पे भारी वर्षा होती है वहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पे घर बनाए जाते हैं और उनकी छतें जो होती हैं वो ढालू होती हैं। तो इस प्रकार के जो मकान आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये मकान जो है आपको असम में ऐसे मकान जो है देखने के लिए मिलते हैं। और असम के घरों की विशेषता आप जान लीजिए कि असम में भारी वर्षा होती है, मकान जो होते हैं ज़मीन से लगभग जो है 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर जो है ऊपर बनाए जाते हैं। और ये बारिश के दौरान घर को डूबने से बचाते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है बहुत होती है और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर टिकाया जाता है। घर के भीतरी भाग में घर का जो भीतरी भाग होता है वो लकड़ी का बना होता है।